पढ़ा, दिस इज क्लास 11th साइंस, chapter 13, photosynthesis in higher plants. In introduction we read about the definition. फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है जो एनाबॉलिक नेचर की है, मतलब उसमें फूड बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे बनते हैं? बिकॉज क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे सेल्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं जिससे कि वो फूड बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एनर्जी चाहिए उसके लिए, फूड बनाने के लिए भी काम है, एक एनर्जी तो चाहिए। तो किसके फॉर्म में एनर्जी ले रही है? इट्स टेकिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और शुगर्स बनती हैं इसमें एज अ फूड। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड यही है फोटोसिंथेसिस अर्थ पे, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, कोई भी फूड चेन है फॉरेस्ट की तो प्लांट से ही तो शुरू होगी। प्लांट्स को छोटे ऑर्गेनिज्म खाएंगे, फिर छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़े ऑर्गेनिज्म खाएंगे, समझ रहे हो? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और इससे और क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन भी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन भी हमें दे रही है, लाइफ को हमारी चला रही है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली एक्सपेरिमेंट से ही बताया कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन देती है। तो सबसे पहले जोसेफ प्रीस्ली ने बताया था और बेल जार के एक्सपेरिमेंट से बताया था। उसने बेल जार में एक बड़े से कांच के उसमें जार में एक चूहे को रखा और एक कैंडल रखी, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो चूहा कुछ देर बाद, वो कैंडल भी बुझ गई, चूहा भी मर गया, बिकॉज कैंडल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो बेल जार की जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, ना चूहे को ऑक्सीजन मिली ना कैंडल ही जल पाई। अब दूसरे में उसने प्लांट रख दिया एक छोटा सा अंदर, तो प्लांट ऑक्सीजन देता रहा कंटिन्यूअसली, जिससे कि दोनों चीजें होती रही, चूहा भी जिंदा रहा और कैंडल भी जलती रही। इंगेन हॉस ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक फनल रखी है, फनल के अंदर उसने पौधा रख रखा है, यहाँ देख रहे हैं एक्वेटिक प्लांट, और ये फनल के अंदर रखा हुआ है, और उस फनल के ओपनिंग से ये पौधा क्या कर रहा है, और इसको लाइट के सेटअप बीकर में पानी में भर के रखा है, और इसको इस पे एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब भी डाली है। उस टेस्ट ट्यूब में हमें बबल्स बनते हुए दिखते हैं, और ये बबल्स क्या होते हैं? दीज बबल्स आर द ऑक्सीजन बबल्स। यानी कि प्लांट क्या बना सकता है, यहाँ जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, वो लाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है, जो वाटर में बबल्स क्रिएट कर रही है। ये भी यही बताता है सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर? सेकंड, नेक्स्ट जूलियस वॉनसैक नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने बताया था कि जब भी प्लांट को हम एक्सपोज करते तो प्लांट में ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो होना जरूरी है, उसके प्रेजेंस में ही स्टार्च बन सकता है। और उसने स्टार्च टेस्ट देखकर, पत्ते को लेकर और स्टार्च टेस्ट करके देखा कि जो ग्रीन पोर्शंस हैं वो आयोडीन डालने पर ब्लू ब्लैक हो जाते हैं, बिकॉज ग्रीन पोर्शंस में क्या बनता है? स्टार्च बनता है, तो इसीलिए स्टार्च और आयोडीन का रिएक्शन ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये बताया था जूलियस वॉनसैक ने। एंड देन एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन ने व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रम में पहले तो कन्वर्ट किया 7 कलर्स में, प्रिज्म से पास करके। 10th में आपने पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में, इधर से जब व्हाइट लाइट डाली जाती है तो वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, और विबग्योर बनता है व्हाइट लाइट का। तो इसी व्हाइट लाइट को 7 कलर के अलग अलग रेंज को उसने एक ऐसे कंटेनर में डाला जिसके अंदर एक एल्गी ग्रो हो रही थी पानी में, और उस एल्गी का फिलामेंट नेचर था, और उस फिलामेंट पे अलग अलग जगह अलग अलग कलर की लाइट पड़ रही थी, कहीं पर रेड, कहीं पर ब्लू, कहीं पर ग्रीन, कहीं पर ऑरेंज, येलो, रेड। तो जिस पोर्शन में रेड लाइट पड़ रही थी और ब्लू लाइट पड़ रही थी वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बन रही थी, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, ब्लू और रेड रीजन। तो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट कलर के साथ था कि कौन से कलर की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है प्लांट से, और वो कौन से कलर की लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? यस मैम। Key features of photosynthesis was explained in 19th century. The plant used light energy to make carbohydrates from CO2 and water.
ये भी ये बताया गया कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, ये फीचर समझाए। और ये जनरल इक्वेशन दी एक, CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CH2O देते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वहां पर CH2O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? कॉर्नियस वैन नील, इन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो वाटर है वही हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन भी अलग होता है, और यही हाइड्रोजन जो यहाँ से हटा है वो CO2 में जुड़कर उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तो यानी प्रोटॉन डोनर कौन हो गया, H2O इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर और हाइड्रोजन डोनर कह सकते हैं। प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन का मतलब भी 1H1 होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम्स को कौन देता है ग्लूकोज बनाने के लिए, CO2 में हाइड्रोजन एटम कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज अ hydrogen giver, and also the oxygen which is separated from H2O is also released during बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो यानी ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है फोटोसिंथेसिस में वो किससे आ रही है, कौन दे रहा है हमें ऑक्सीजन, हम वाटर। वो ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है वो वाटर से आई हुई ऑक्सीजन है, वो CO2 से नहीं आती है। CO2 से तो CO2 में तो सिर्फ H2O आके जुड़ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। क्लियर हुआ? नीचे फिर इक्वेशन को ग्लूकोज के फॉर्म में समझा रखा है इसी चीज को कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O जुड़ते हैं तो ग्लूकोज बनता है 6 वाटर और 6 O2 का। 6 वाटर और 6 O2 बाय प्रोडक्ट, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आपको याद होगा, अब तक तो 10th में ही आ गया था ये, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का चैप्टर 10th में था, 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस। क्लियर हुआ? यस। पिगमेंट्स, ये क्लोरोफिल का फॉर्म वो हो गया डायग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम हमने सेल वाले चैप्टर में भी जब सेल का पूरा ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी तब पढ़ा था कि डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन की बिल्डिंग जैसी रहती हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं, और अकेले को अगर बोले तो थैलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल सिंगल की बात करें तो वो थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड के ग्रुप को ग्रेना बोला जाता है। और ये पूरे पिगमेंट्स को रखते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स को ये रखते हैं अपने अंदर, थैलाकॉइड्स। एंड इनमें से एक जो स्ट्रैंड होते हैं वो लंबे भी होते हैं, जो 2-3 ग्रेनास को जोड़ते हैं, और उन कनेक्टिंग हॉरिजॉन्टल थैलाकॉइड्स को स्ट्रोमा लेमिली बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लेमिली, बिकॉज वो साइटोप्लाज्म तक पहुंच रहे होते हैं, दूसरे दूसरे ग्रुप्स तक पहुंच रहे होते हैं। ग्रुप साइटोप्लाज्म को स्ट्रोमा बोला जाता है क्योंकि, इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रोमल लेमिली बोला जाता है। देन राइबोसोम्स की चेन यहाँ दिख रही है आपको, राइबोसोम्स की चेन है जिनपे प्रोटीन्स बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट अपने प्रोटीन्स खुद भी बना सकता है, इसके अंदर खुद का DNA भी होता है। इट ऑल्सो हैज ओन DNA। यहाँ पर DNA मार्क नहीं कर रखा, बट इट ऑल्सो हैज इट। स्टार्च ग्रेन्यूल दे रखा है, यानी कि जो स्टार्च बनाते रहेंगे इसे यहाँ पर इकट्ठा भी करते रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट में स्टोर भी होता रहेगा। एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है स्टार्च ग्रेन्यूल। क्लियर? लिपिड ड्रॉपलेट्स, थोड़े बहुत लिपिड्स के ड्रॉपलेट भी यहाँ पे बनते रहेंगे। क्लियर? डायग्राम क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? मैम ये लिपिड ड्रॉपलेट कैसे आ गए? लिपिड ड्रॉपलेट्स जब फूड बन रहा है तो कुछ फॉर्म में, कुछ अमाउंट में, जो एक तरह का फूड है वो दूसरी तरह के फूड में हो सकता है कन्वर्ट। अगर एक्स्ट्रा में बनने लगेगा कार्बोहाइड्रेट तो इट कैन बी बाय द रिएक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिपिड एज वेल फॉर स्टोरिंग और एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, मेजॉरिटी अमाउंट में तो स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होगा, बट इट कैन बी it can accumulate some lipids droplets also inside. And now photosynthesis take place only in green parts of the plant.
कहाँ पर होगी, अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो हमें पता होना चाहिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी ग्रीन पार्ट्स, एंड ग्रीन पार्ट्स में भी मीसोफिल सेल्स, और मीसोफिल सेल्स में भी कौन सी ऑर्गेनेली में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऐसे एक्चुअल साइट्स हैं फोटोसिंथेसिस की। थाइलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के जो हैं वो उसमें पिगमेंट भी होते हैं, एंड वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं। मेम्ब्रेन का जो सिस्टम है ग्रैना का, वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, जो अभी हमने ग्रैना पढ़े, स्ट्रोमा लैमेली पढ़ी, ग्रीन ग्रीन कलर की जो ये पैकेट्स हैं जो एक दूसरे पे रखे हुए हैं, इनके अंदर सारे पिगमेंट्स हैं जो ज्यादातर अमाउंट में लाइट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब द लाइट, ये क्या करते हैं ग्रेनास, ये एब्जॉर्ब लाइट। और क्योंकि इनको कौन से रिएक्शन करने होते हैं, कल हमने बात करी थी लाइट रिएक्शंस करने होते हैं, तो लाइट इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस। ओके, द लाइट रिएक्शन तो हो गए, उसके बाद एक और रिएक्शंस होंगे, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट भी बनेगा, ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। क्यों करे इन्होंने लाइट ट्रैप, ताकि ये क्या बना सके, एटीपी बना सके और एनएडीपीएच बना सके, दो चीज बना सके, एटीपी एंड एनएडीपीएच। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है एटीपी और एनएडीपीएच, ये बनते हैं लाइट रिएक्शन से। बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन का होता है और कैरिड इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में वो होता है वेयर CO2 इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? मतलब एक रिएक्शन में तो एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे लाइट रिएक्शन में, और दूसरे रिएक्शन में वही लाइट रिएक्शन के एटीपी और एनएडीपीएच CO2 को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने में लगा देंगे हम लोग, CO2 को एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके, जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था। तो लाइट रिएक्शन एक्चुअली में एनर्जी का रिजर्व बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और हाइड्रोजन डोनर्स को बनाता है एनएडीपीएच के फॉर्म में। और यही हाइड्रोजन डोनर्स फिर किस में काम करते हैं, ये सारे के सारे मिलकर CO2 में जुड़कर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, C6H12O6 ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। तो दूसरे रिएक्शन है जिनमें ग्लूकोज बन रहा है, वो कौन से हैं, डार्क रिएक्शन, दे आर डार्क रिएक्शन। क्लियर? तो दो रिएक्शंस होंगे। अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म होता है ना स्ट्रोमा, मैंने बोला था क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड क्या है, स्ट्रोमा, उसमें डार्क रिएक्शन होते हैं। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस अक्स? यस मैम। ओके, क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू कलर का होता है। अगर हम इन्हें क्रोमेटोग्राफ पे देखें, कल भी बताया था, एक प्लेट के ऊपर, पेपर के ऊपर हम डॉट लगा दें अगर क्लोरोफिल का, और उससे किसी अल्कोहल या किसी सॉल्वेंट में रख दें उस पेपर को, तो वो जो सॉल्वेंट इसको इसके थ्रू जाएगा तो इसे गोल गोल के ऊपर तक अपने साथ साथ लेकर जाएगा, और इसके अलग अलग कलर के बैंड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि कैरोटिनॉइड येलो और ऑरेंज कलर का होगा, तो एक येलो कलर का बैंड बनेगा यहाँ पर, और फिर जो जैंथोफिल है येलो से ऑरेंज कलर का कैरोटिनॉइड, और जैंथोफिल जो है येलो टू ऑरेंज, एंड जैंथोफिल विल बी ओनली ऑफ येलो कलर, एंड जो क्लोरोफिल ए होगा ब्लूइश ग्रीन कलर का ये दिखता है, तो ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, एंड जो ब्राइट ग्रीन दिखता है। क्लोरोफिल जो बी है येलो ग्रीन दिखता है, और एक दिखता है क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन। तो इस तरह के डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स आइसोलेट हो जाते हैं, ये सब अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं पत्ते के अंदर। ओके, एंड इनका मेन काम है, ये वाइड रेंज से लाइट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, बेसिकली ब्लू और रेड रीजन से लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, they absorb light by the blue and red regions. Clear? Is it clear? ये सब पिगमेंट्स हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। ओके मैम। Now we will move to next thing. What
व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन एक ऐसी लाइट रिएक्शन, उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनका दूसरा नाम फोटोकेमिकल फेज भी है। इसके अंदर लाइट का अब्जॉर्प्शन किया जाता है, इसलिए लाइट रिएक्शन बोला जाता है। और वाटर का स्प्लिट भी होता है, वाटर को तोड़ा भी जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी निकलती है इन रिएक्शंस में। और हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि एटीपी, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स बनते हैं जैसे NADPH। क्लियर? इट इन्वॉल्व्स सेवरल कॉम्प्लेक्सेस एंड पिगमेंट्स। इनके अंदर लाइट के कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं जो ऑर्गेनाइज हैं टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल सिस्टम्स में, LHC फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस LHC light harvesting complexes. The light harvesting complexes are made of 100 of pigments and bound to proteins with the photosystem 1 and photosystem 2. दो ग्रुप्स में ये सिस्टम्स हैं, photosystem 1 and photosystem 2. क्लियर? ये photosystem 2 और 1 के कुछ तरह का जनरल एग्जांपल है। यहाँ पे देखो कितने सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये फोटोन मतलब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सब। इन पे जब सनलाइट पड़ रही है तो ये इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, चैनलाइज करके ये एक मेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देते हैं जिसका नाम रिएक्शन सेंटर होता है, और जो बेसिकली मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स पिगमेंट्स के जिनके अंदर क्लोरोफिल बी आते हैं, अभी हमने देखे दूसरे पिगमेंट्स के नाम, ज़ैंथोफिल आते हैं जिसके अंदर कैरोटीनॉइड आता है। ये सब पिगमेंट्स तो कैरोटीन, ये सब पिगमेंट्स तो वाइड रेंज से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और सब मिलकर एक रिएक्शन सेंटर को देते हैं जो क्लोरोफिल ए होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का, उसको दे देते हैं अपनी सारी लाइट, सब चैनलाइज कर करके सारे पिगमेंट्स। ठीक है? और इसके थ्रू फिर आगे का रिएक्शन होता है। ये ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन स्टार्ट करता है, लाइट रिएक्शंस को स्टार्ट करता है। कैसे? वाटर को स्प्लिट करा के, H2O को स्प्लिट करा के, H2O को स्प्लिट कराने से 2 प्रोटॉन्स बना के और 2 इलेक्ट्रॉन्स बना के और 1 O एटम बना के प्लस O एटम, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बना के। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर रिलीज कर देता है जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ता है। ठीक है? आगे हाँ बताओ। मैम एनसीईआरटी में लिखा है कि each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A। हाँ वही मैम ये एक्सेप्ट क्यों लिखा है? जैसे क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर की तरह है, वो उनमें काउंट नहीं होता, वो अलग एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काउंट होता है क्योंकि इसको रिएक्शन स्टार्ट करना होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लाइट हार्वेस्ट जो करेंगे ये सारे पिगमेंट्स करेंगे, बाकी सब, और ये सब करके इसको देंगे रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए को, क्योंकि उसको रिएक्शन सेंटर की तरह काम कर रहा है। या तो बोलो कि वही रिएक्शन स्टार्ट करेगा, तो वो हार्वेस्ट नहीं करेगा, हार्वेस्ट बाकी पिगमेंट सेंटर करेंगे। ठीक है? ये लिखा है एनसीईआरटी में। ओके मैम। नाउ ईच फोटोसिस्टम का नाम इसीलिए भी अलग किया हुआ है क्योंकि ये एक अलग रेंज ऑफ लाइट से एक्टिवेट होते हैं। फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होने की वजह से P700 भी क्या आता है। फोटोसिस्टम 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी सेकंड वाला, ये 680 पर पीक एब्जॉर्ब करता है तो इसलिए P680 भी कहलाता है। क्लियर? क्लियर? अलग तरह की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने से इनका नाम भी अलग अलग हुआ है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इंक्लूड्स 2 phases, photochemical phases and biosynthetic phases। तो 2 phases होते हैं इसके, फोटोकेमिकल फेज, बायोसिंथेटिक फेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके। फोटोकेमिकल फेज का ही दूसरा नाम लाइट रिएक्शन है, इससे लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन भी बनेगी और ATP NADPH बनेंगे। इंपॉर्टेंट है ये,
बिकॉज यही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट काइंड इज फोटोकेमिकल, सेकंड काइंड इज बायोसिंथेटिक। फर्स्ट के प्रोडक्ट ये हैं एटीपी और एनएडीपीएच, सेकंड के प्रोडक्ट क्या हैं, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। इसके लिए लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिना लाइट के भी हो सकती है। क्लियर, इसीलिए ये डार्क रिएक्शन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Electron transport system. In photosystem center, chlorophyll absorbs 680 nanometer wavelength, right light तो रिएक्शन सेंटर 680 सबसे पहले एक्साइट होता है और ये लाइट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है, बिकॉज ये ही वाटर को ब्रेक कर रहा है। P680 700 कभी भी वाटर को ब्रेक नहीं कर सकता, ना ही वो ऑक्सीजन बना सकता। 680 ही ऑक्सीजन भी बनाता है और 680 ही वाटर को तोड़ सकता है। Clear? These electrons are accepted by primary electron acceptor ferredoxin. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं जब उन्हें 680 बना लेता है। तो उसके ऊपर ही हमने अभी इससे पहले भी डायग्राम जो लाइट हार्वेस्टिंग देखा था, उसमें देखा था कि एरो के ऊपर एक यहाँ क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐसा ही होता है जो P680 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रिएक्शन सेंटर से, उनको एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट्स देम। तो वो होता है फेरिडॉक्सिन। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेरिडॉक्सिन पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से पास किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और जो साइटोक्रोम से मिलकर बने हैं। द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन फिर आगे 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 और आगे पास किए जाते हैं और रिलेटेड टू द साइटोक्रोम। यानी कौन पास करता है, साइटोक्रोम पास करता है। तो इससे पूरा एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बन गया। जैसे आपको पता है कि कहीं पर बहुत बड़ा कोई हमें चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है इंडिया से बाहर, तो हमें कई सारे स्टेशंस पे उसे पहले पास करवाना पड़ेगा। तो वो एक पूरी चेन बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक चेन बन जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरियर्स में। और जो कैरियर है साइटोक्रोम्स, जिनके नाम है साइटोक्रोम्स। इलेक्ट्रॉन इन कैरियर्स के थ्रू पास किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचते हैं, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 खुद के इलेक्ट्रॉन जनरेट तो नहीं कर सकता, पर P680 से आए हुए इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम्स के थ्रू भी आए हैं बीच बीच में से, उनको रिसीव जरूर कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये PS1 रिसीव कर लेता है। क्लियर? PS2 से ये बने हैं, चले हैं वहां से इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सब जगह साइटोक्रोम्स में ये ट्रांसफर करे गए हैं और इनको एक्सेप्ट किया गया है वापस PS1 में। और PS1 अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को फिर इन्हें दे देगा। इट विल गिव टू इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। Z स्कीम इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन Z शेप के सेटअप में फ्लो कर रहे होते हैं। कैन यू सी इट? दिस इज NCERT इमेज ओनली। LHC से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। किसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है? PS2 यानी 680 का है ये। इट इज P680 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसने वाटर को ब्रेक किया है। वाटर को ब्रेक करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भेजा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम्स के अंदर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ADP और PI जुड़ जा रहा है। ये सब लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। इस तरह से लाइट के प्रेजेंस में ADP में फॉस्फोरस जुड़ा, इसको एक और ATP बना। इसको स्पेशल टर्म बोली जाती है, ऐसे ATP फॉर्मेशन को बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस तरह के ATP बनने को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? फॉस्फोरस ग्रुप ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उस वक्त ADP में PI जुड़ा, IP जुड़ा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उससे क्या बना? ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ने से, और इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ गए PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आ गए P700 के में, और P700 ने फिर क्या किया, P700 ने उन्हें अपने आगे वालों में भेज दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, और उसने फिर इसे NADP कैरियर को दे दिया, और NADP से NADPH बन गया। फाइनली यहाँ पर आकर एक NADPH बनवाया गया। तो दो चीजें बननी है, वैसे भी लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बनने थे, एक ATP और एक NADPH जो बन चुका। तो इस तरह से फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन PS2 से चले, जो इलेक्ट्रॉन PS2 P680 से चले, वो वापस यहाँ सब चीज होने के बाद वापस से PS2 में नहीं आए, वापस से वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं वापस PS2 में, वो आगे बढ़ गए तो आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए, और NADPH बना लिया उन्होंने। ठीक है, तो क्योंकि इसमें वापस नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन जहां से ओरिजिन हुए हैं वहां पर, तो इस वजह से इस फॉस्फोराइलेशन को और भी एक और चीज बोला जाता है, बुक में दिया हुआ है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, थोड़ी लंबी स्पेलिंग है पर आपको भी याद होनी चाहिए। मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है, कि लाइट के प्रेजेंस में ATP बनना। नॉन साइक्लिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फाइनली NADPH बनाने में काम आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट फ्री एंड दे कैन नॉट कम बैक टू द PS2 में जहां से वो ओरिजिनेट हुए थे वहां इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकते। वहीं पर एक और तरह की फॉस्फोराइलेशन होती है जिसमें PS2 इन्वॉल्व ही नहीं होता, ये होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ही बनना शुरू होते हैं और फिर यहीं पे वापस आ जाते हैं चैनल होके। ठीक है, PS2 से बनते हैं, PS2 में ही वापस आ जाते हैं। इस तरह की फॉस्फोराइलेशन को क्या कहते हैं? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? साइक्लिक। तो फॉस्फोराइलेशन भी दो तरीके की हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उसमें 700 से ज्यादा की लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है, 700 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट एक्सपोज हो रही होती है। तो ये तो 680 के पास इसका मैक्सिमम पीक तो 680 है, इससे ज्यादा लाइट ले ही नहीं सकता ये, तो ये एक्टिवेट नहीं होता उसमें, PS2 एक्टिवेट नहीं होता उसमें कौन एक्टिवेट होता है? सिर्फ PS1 एक्टिवेट होता है। क्लियर हुआ? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में PS1 एक्टिवेट होता है। आगे जब आप डायग्राम देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, अभी आपको भले ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड एज दे आर passed through electron transport chain, but they are passed on to the pigments of photosystem 1. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करा के PS1 को पास करा दिए जाते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर में है PS1 के, आर ऑल्सो एक्साइटेड, ये भी एक्साइट हो जाते हैं जब ये रेड लाइट को रिसीव करते हैं 700 वेवलेंथ की, नैनोमीटर की और उसके ऊपर की, एंड आर ट्रांसफर टू अनदर, और किस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल की है। इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड इन PS1 इज फिल्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2। मतलब PS1 भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके जनरेट कर रहा है, और उस PS1 में जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है, मतलब एम्प्टी स्पेस, जो कि इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आती हुई इलेक्ट्रॉन उसे फिल कर रहे हैं। पीछे से PS2 जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको वो इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नॉन साइक्लिक है, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं, PS1 इन्हें यूज कर लेता है, और फाइनली PS1 इसे और आगे भेजकर NADP से NADPH और H+ बना देता है। तो NADPH यहाँ पर इस पूरे पॉइंट्स में क्या एक्सप्लेन किया? नॉन साइक्लिक ही एक्सप्लेन किया इन्होंने, साइक्लिक नहीं किया, अभी साइक्लिक आगे आएगा। तो दिस वाज ऑल द स्टेप्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसका मैंने PPT आपको शेयर कर चुका है, वो आप उससे आप लिख लोगे इन पॉइंट को। ठीक है, क्लियर हो रहा है? या प्रिंट करा लेना या लिख लेना, जो आपको क्लियर लग रहा हो ज्यादा वैसा कर लेना आप, पर एग्जाम में आएगा तो आपको याद करना ही है, लर्न आपको करना है।
During the process of transport of electron, transfer of electron take place starting from PS2 uphill to acceptor down the electron transport chain to PS1. अब ये बताया है साइक्लिक, इन्होंने बताया साइक्लिक कि प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन, एक और प्रोसेस ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है PS2 से स्टार्ट होकर PS1 तक जाता है, नहीं ये भी नॉन साइक्लिक ही है, PS2 से स्टार्ट होकर PS1 तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं और एक दूसरे एक्सेप्टर्स में जा रहे हैं, फाइनली NADPH भी बन रहा है, H पॉजिटिव भी बन रहा है, इसको Z स्कीम कहते हैं। तो व्हाट इज Z स्कीम? Z स्कीम इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पर PS2 से शुरू हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, उस पे कैरी करके PS1 पे भेजे जाते हैं और फाइनली NADPH बनाया जाता है और ATP बनाया जाता है। ऐसे प्रोसेस को Z स्कीम कहते हैं और उसका डायग्राम बना दोगे आप, ये पूरा Z का डायग्राम बना दोगे, PS2, ठीक है, और PS2 और PS1 का पूरा आप जैसे आपको NCERT में दिया है वैसा बना लोगे। क्लियर? ये आप Z स्कीम ऐसे समझा सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक शेप है उसकी Z के शेप की। द शेप इज फॉर्म्ड व्हेन कैरियर्स आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के सीक्वेंस में रखे जाते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को स्प्लिट करना फोटोलाइसिस कहलाता है, ये अलग टर्म है। तो वाटर का प्रेजेंस, ये 10th में भी आ गई थी कि वाटर को अगर लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा उसे फोटोलाइसिस बोला जाएगा। PS2 इससे इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो कि फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो PS2 ने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं वो वाटर के टूटने से वापस यूज हो जाते हैं। वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन भी बनती है और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, और इसके लिए मैग्नीशियम और क्लोरीन आयंस का होना भी जरूरी है जो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। मैग्नीशियम आयंस किस में होते हैं? क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में होते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्लांट को मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए, तो क्लोरोफिल सही से नहीं बनेगा उनका। मैग्नीज आयंस और क्लोरीन आयंस ये बहुत जरूरी है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर। ऑल्सो क्रिएट ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट, फोटोलाइसिस टेक प्लेस इन विसिनिटी ऑफ PS2। PS2 में ही हो सकती है फोटोलाइसिस, PS1 में नहीं हो सकती। ये फॉर्मूला है फोटोलाइसिस का। दो वाटर मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होते हैं तो 4 प्रोटॉन बनेंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब एक वाटर टूटेगा तब एक ही ऑक्सीजन एटम बनेगा, इसीलिए इन्होंने 2 हाइड्रोजन लेकर समझाया है, 2 वाटर लेकर समझाया है, ताकि आपका ये डबल हो गया। अगर एक होता तो 2 इलेक्ट्रॉन बनते, पर अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल बोले तो 4 प्रोटॉन्स बनेंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और एक ऑक्सीजन O2 बनेगी, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन होती हैं, इसीलिए 2 तुमको समझ में सही आएगा, इस वजह से 2H2O बोला है। क्लियर? Photophosphorylation, the process of formation of high energy phosphates, ATP and NADPH in presence of light. Light के presence में ATP बनाने को बोलते हैं photophosphorylation. Also depend as photophosphorylation synthesis of ATP from ADP. ठीक है, जब हम देख रहे थे Z स्कीम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जा रहा था तो ADP में क्या जुड़ रहा था? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP. ADP was adding to ADP, adenosine diphosphate was added to inorganic phosphate. क्लियर हो रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर ये ATP बन जा रहा था, ट्राई। यहाँ डाइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, यहाँ कितने हो जाएंगे? ट्राई। और आपको पता है ATP तो वैसे भी एनर्जी करेंसी होता है सेल की। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस and store this in the form of bound energy like ATP. Phosphorylation take place inside the cell in mitochondria and chloroplast. Phosphorylation mitochondria और chloroplast दोनों के अंदर होती है। ये 2 लोकेशंस है phosphorylation के, 2 तरह की होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो मैं समझा रही थी वो ये दे रखा है लास्ट पॉइंट, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ 2 टाइप, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। क्लियर हुआ वानी? अक्स? Yes, ma'am. साइक्लिक फोस्फोराइलेशन
में यही ध्यान रखना है और इनमें यही फर्क है कि दो चीजों का फर्क है मेनली, कि जो साइक्लिक वाली है उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है साइक्लिक वाले में, एंड जस्ट एटीपी रिलीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू तो पास होता है। और इसमें इन्वॉल्व कौन होता है, PS1 ही इन्वॉल्व होता है साइक्लिक में, क्योंकि मैंने क्या बताया, PS1 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और PS1 में अपने कैरियर के बाद, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद वापस PS1 में आ जाते हैं ETS से ट्रैवल करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ट्रैवल करके वापस से किस में आ जाते हैं, PS1 में ही आ जाते हैं। तो इसीलिए ये साइकिल पूरी हो गई, जहाँ से कोई चीज शुरू हुई थी वहीं आके एंड हो गई, इसलिए साइक्लिक बोलते हैं। जबकि फोटो सिस्टम एक सीरीज में काम करते हैं, पहले PS2 एक्टिवेट होता है फिर PS1, और दोनों फोटो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट उन दोनों के बीच में होता है, ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है इस प्रोसेस से। फोटो सिस्टम 2 लैमिला और ग्रेना में पाया जाता है, हेंस इट इज कैरिड हियर। तो यहीं पर ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, लैमिला और ग्रेना में, ठीक है, लैमिला एंड ग्रेना। ग्रेना आप याद रख रहे हो क्या है, पैकेट्स ऑफ थैलाकोइड को ग्रेना बोला गया है, जो थैलाकोइड बिल्डिंग की तरह रखे थे क्लोरोप्लास्ट में एक के ऊपर एक, इनको क्या बोला गया है, ग्रेना। ग्रेना में क्या हो रहा है, इन्हीं ग्रेना में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना में जो जुड़ा हुआ है उसमें भी क्या होती है, लैमिला में भी क्या होती है, यही होती है, ठीक है, नॉन साइक्लिक। अब आ जाएगा आगे साइक्लिक की बात, तो साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, 2 इन्वॉल्व नहीं होता, और ये स्ट्रोमा लैमेली में होती है। ये किस में होती है, स्ट्रोमा लैमेली में, मतलब स्ट्रोमा लैमेली की बात कह रहा है बीच की कनेक्टिंग पार्ट में। ग्रेना लैमेली क्या होगी, लैमेली में एक पार्ट इधर होगा, ये लंबी सी लैमेली है, ठीक है, तो लैमेली का एक पार्ट इधर लगा होगा, ग्रेना के साथ जुड़ा हुआ होगा, दूसरा पार्ट इधर वाले ग्रेना के साथ जुड़ा हुआ होगा, नेक्स्ट वाले के साथ। पैकेट्स को कनेक्ट करने वाली तो ट्यूब है ये, ठीक है। तो जब इस वाले पोर्शन में जो ग्रेना के साथ है उनमें तो नॉन साइक्लिक होगी, इस लैमिला में 2 पार्ट हो गए, यहाँ पर भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, तो इतने पोर्शन में तो क्या होगी, नॉन साइक्लिक। और इस पोर्शन में जो स्ट्रोमा में बिखरा हुआ है, जो बीच में क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड है उसके पास, उसमें सिर्फ साइक्लिक होगी, उसमें क्या होगी, सिर्फ साइक्लिक। क्लियर, स्ट्रोमा लैमेली में होती है ये, ठीक है। उसमें क्योंकि PS2 होता नहीं है, जब ये मेम्ब्रेन बनी है ना, उन मेम्ब्रेन में PS2 होता नहीं है, सिर्फ PS1 होते हैं उसमें। इस मेम्ब्रेन में PS1 होने की वजह से ये सिर्फ क्या कर सकती हैं, साइक्लिक कर सकती हैं, दे कैन ओनली डू साइक्लिक। पर इनमें क्या है, इनमें दोनों अरेंज होते हैं, PS1 भी होते हैं, PS2 भी होते हैं। क्लियर हो गया, PS1 भी होते हैं, PS2 भी होते हैं ग्रेना लैमेलिया में, ठीक। ग्रेनाज में भी होगा नॉन साइक्लिक, और ग्रेना लैमेलिया में भी होगा, दोनों में होगा। ऊपर देखो, लैमेली ऑफ ग्रेना एंड ग्रेना, थैलाकोइड ऑफ ग्रेना। एंड PS1 में क्या है, they happen in the stroma lamella possible location because in this region PS2 and NADP reductase enzyme भी नहीं होती है। एक और चीज नहीं होती है स्ट्रोमा लैमेली में, एक तो PS2 नहीं होता है, नो नॉट देयर इन स्ट्रोमा लैमेली, और एक और ये वाली एंजाइम भी नहीं होती है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, इसी वजह से NADPH भी नहीं बन पाता, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सिर्फ क्या बन पाएंगे इधर, ATP बन पाएंगे, ओनली व्हाट कैन बी फॉर्म्ड, ATP कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम, आप NCERT से देख लेना नॉन साइक्लिक वाले का, ठीक है। एंड हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो इसी वजह से हम फिर यहाँ पर एंड करते हैं। आज हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की इमेज आप देख सकते हो, दिस इज द NCERT इमेज, ठीक है। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, इसमें फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, एंड इस वजह से ये क्या करता है, दिस इज